आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट डेमो लेक्चर। स्वागत करता हूं आपको इग्नाइटेड माइंड कंसेप्ट क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के डेमो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे आप इस वीडियो को देख के आप जो भी आप डेमो क्लास से रिलेटेड या आप ज्वाइन करना चाहते हो क्लासेस को, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आपको जो भी अच्छा लगता है और जो समझ में आती है एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं हम अपने कंसेप्ट को और आपको जानकारियाँ देते हैं। तो सबसे पहली बात, इस बार बच्चों फिर से एक नई बोर्ड आने वाली है जो आपके 2024 में होगा। तैयारियां चली होगी आप लोगों की, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तैयारी को जारी रखें और मेरे से जितने हेल्प हो सकता है मैं आप लोगों को करूँगा। जो हमारे स्टूडेंट हैं उसको भी, जो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं सब हमारे स्टूडेंट ही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी तक पहुंचना चाहता हूं और इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ की चीज़ें हैं वो सारी कुछ बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें, आप कैसे आप अपने तैयारी को मजबूत करें। जो बच्चे ऑलरेडी जुट गए होंगे एग्ज़ाम के लिए, जो बच्चे सीरियस होंगे बिल्कुल, तो उस तरह के बच्चे को आगे जाके कैसे बेनिफिट मिले और कैसे हम इसकी तैयारी करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेमो क्लासेस लेक्चर 1 क्लास 10th में बताने जा रहा हूँ। इसके माध्यम से आप ज़रूर लाभ उठाएं। तो ये डेमो क्लासेस है। इस डेमो क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आप हमारे कोचिंग को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट किस तरह से आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले क्लास 10th की हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। क्लास 10th आपके आपको तो पता ही है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। ये सेशन चल रहा है आपका 2013 से 2024 का। ऑलरेडी बच्चे तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। जो 9th वाले बच्चे पास होके आए हुए हैं वो 10th की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी होगी। और जिस बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड कि अच्छे रिजल्ट से आप लोग पास हो जाओ। तो इसमें हम जैसे कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको जैसे आपको एक कंसेप्ट है पोलिनोमियल का, कि क्या होता है पोलिनोमियल्स, इससे आपको क्या क्या सम्स बनाने पड़ते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं इसमें दूंगा। और ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है, इससे आप इजीली स्कोर कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, बस आपको समझाने की, अच्छे से समझने की और अच्छे टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है, जो मैं आपको यहाँ पर दूँगा। तो देखो, आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो नंबर, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर भी बोल सकते हो। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ये कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। नेचुरल नंबर आपको तो पता ही होगा, जितने नेचुरल नंबर होते हैं 1 to 1 से लेके आपके इनफिनाइट तक, सारे आप नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट नंबर में आप ले सकते हो। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जैसे ए से लेके जेड तक जितने भी आपके लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर्स, वो सारे आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं। इसमें बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा आपका वेरिएबल है, कैसे पहचाने वेरिएबल। जैसे हम क्लासेस में बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कन्फ्यूज होते हुए इस तरह से वेरिएबल्स में पहचानने में। उनको पता तो है वेरिएबल क्या होता है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वेरिएबल कैसे काम करते हैं और वेरिएबल को हम छांटे कैसे। ठीक है, तो आपने देखा कि ए से लेके जेड तक जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं सारे क्या हो जाएंगे? आपके वेरिएबल्स में आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या होता है? कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सपोज करो 4x² और 2 है, तो अब यहाँ पे मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा कोफिशिएंट है, कौन से वेरिएबल है, कितने टर्म है। देखो सबसे पहले हम टर्म की बात करते हैं, तो इसमें कितने टर्म्स हैं। इसमें आपके सिंगल टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? सिंगल टर्म्स हैं। इसी तरह से आपके जैसे देखो यहाँ पे 2x² + y + z, इसकी बात करेंगे हम, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें आपके 3 टर्म्स हैं। एक ये टर्म्स हो गया, एक ये टर्म्स हो गया और आपका एक ये टर्म्स हो गया। कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। फिर आप को देखने को मिलेगा कि अब ऐसे हम इसमें टर्म तो हमने पहचान लिया, इसमें से हमें वेरिएबल पहचानने थे। वेरिएबल क्या है आपका? इसमें से वेरिएबल छांटोगे तो एक तो ये वेरिएबल हो गया आपका, एक ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये इसमें से ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, जो कि फिक्स्ड वैल्यू है। इसमें कोफिशिएंट की बारी आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 2x, y और z। इसमें से आपको अगर पहचानने को मिलेगा कि आप ढूंढ पाओगे कि कौन सा आपका कोफिशिएंट वैल्यू है। तो एग्जाम में आपको रहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z, किसका कोफिशिएंट निकालना है आपको। तो सपोज करो अगर आपको पूछ रहा है कि z का कोफिशिएंट कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? कितने बच्चे क्या बोलते हैं? z के कोफिशिएंट इसके आगे वाला होता है। नहीं, जो कोफिशिएंट आपको पूछ रहा है उस कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, छोड़ के बाद में कि सारे वेरिएबल मतलब कि कोफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे z को पूछ रहा है तो आपको 2xy, इसके बाद ये कोफिशिएंट हो जाएगा। आपको x को पूछेगा तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से x को छोड़ के बाद में कितना हो जाएगा 2yz, ये सारे आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। इसके बाद पूछेगा आपका y का कोफिशिएंट कितना होगा, तो y का कोफिशिएंट आपको कितना हो जाएगा, y को आप निगलेक्ट कर दोगे तो 2xz। तो आपने समझ लिया होगा कि जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको हम छोड़ के बाद में कि जितना हमारे वेरिएबल के साथ जितने भी सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं सारे आपके कोफिशिएंट हो जाते हैं। अब जैसे सपोज करो कि इसमें आपको 2x है, सिंगल टर्म्स है, तो सिंगल टर्म में अगर आपको कोई वेरिएबल पूछ रहा है, ठीक है, कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो क्या होगा आपका? देखो ये तो आपका वेरिएबल है और ये क्या आपका कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन कोफिशिएंट की बारी आती है तो कोफिशिएंट इसके आगे वाला होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट ही जुड़ा है, x के साथ और कोई जुड़ा ही नहीं है। सिंगल के x को अगर हम ले लेंगे तो क्या छोड़ना पड़ेगा हमको? 2 छोड़ना पड़ेगा, तो 2 क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट। समझ में आया? तो इसी तरह से हमने देखा था यहाँ पे कि देखो यहाँ पे देखो 2x² + y + z, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो इसमें से अगर आपको पूछेगा कि कितना होता है कोफिशिएंट, इसका आगे वाला डिजिट, क्योंकि इस सिंगल टर्म्स में यही एक डिजिट है, इसका पूछेगा तो आपसे देखो y की कोफिशिएंट पूछेगा आपसे, तो y की कोफिशिएंट तो यहाँ पे सिंगल टर्म है लेकिन 1 मल्टीप्लाई सबके साथ में रहता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 1 जो होता है वो मल्टीपल सबका होता है, चाहे कांस्टेंट नंबर का होता है चाहे वेरिएबल, सबका मल्टीपल कितना होता है? 1। तो y के साथ कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं है तो कितना होगा आपका 1। और यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ भी चल रहा है, z के साथ भी कोई भी नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। फिर हम क्या करेंगे कि ये आपके 3 वेरिएबल आपको और 3 टर्म्स आपको बारे में पता चल गया, ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं आगे। यहाँ पे मैं कुछ आपको बेस एंड पावर से रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ जो आगे जाकर आपको बहुत काम आएंगे। बेस प्लस पावर, बेस एंड पावर में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, ठीक है,
जैसे सपोज करो a के पावर में m है मल्टीप्लाई a के पावर में n है, ठीक है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों क्या होगा आपका बेस हो गया, ये दोनों बेस हो गया, और ये दोनों क्या हो गया आपका पावर्स हो गया, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई यहाँ पर है और जब दोनों बेस सेम रहे तब इस कंडीशन में क्या होगा, a के पावर में m प्लस क्या हो जाएगा n, ठीक है, क्योंकि पावर प्लस हो जाता है जब बेस दोनों क्या होता है सेम होता है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या होता है, a के पावर में m है डिवाइड a के पावर में n है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सब कुछ सेम टू सेम है, यहाँ पे दोनों बेस क्या है आपके सेम है, पावर डिफरेंट है। यहाँ पे भी क्या था, बेस दोनों क्या था सेम था, पावर डिफरेंट था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे डिवाइड लगा रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, हम m माइनस n कर देंगे। आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है पावर, जब डिवाइड हो जाता है वही पावर आपके एक बेस बन के माइनस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई आपकी मतलब दोनों बेस सेम है। अगर सपोज करो a के पावर में m है मल्टीप्लाई है और b के पावर में m है, यहाँ पर आप क्या चीज़ देख रहे हो कि a और b दोनों क्या है बेस डिफरेंट है बट पावर आपका एक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा a और b आपको रहेगा और पावर कितने हो जाएंगे, एक ही रहेगा आपका m, यानी a b पावर m, दोनों पावर जो है एक पावर बन जाता है और a और b दोनों मल्टीप्लाई होता है। जैसे इसमें एग्जांपल देख के भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे सपोज करो 2 के पावर में आपका 5 है और 6 के पावर में 5 है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 6, जैसे हमने ए और बी को किया था, पावर एक ही रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 12 के पावर में 5। अगर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा तो आप इतना ही छोड़ दोगे, ये एक्सपोनेंट भी हो जाता है और ये बेस हो जाता है, बेस एंड एक्सपोनेंट, समझ में आ गया। इसी तरह से रूल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है, सॉरी 4 में चलते हैं। इसमें देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन हम देख लिया। अब एक कंडीशन ये होता है कि सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। a के पावर में p है और यहाँ पे b के पावर में q है। इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि सब कुछ डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तब उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको आप सेपरेटली आप सॉल्व कर लो, इसको भी सेपरेटली सॉल्व कर लो और फिर सबको क्या करो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, नोट में, ठीक है। एक होता है आपका पावर के पावर, जैसे एक पावर m है और एक पावर आपका n है, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि एक तो इसका पावर में m है यहाँ पे और एक पूरे का पावर में n है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, पावर का पावर जब भी होता है इस कंडीशन में एक पावर में m मल्टीप्लाई n हो जाता है। जैसे सपोज करें यहाँ पे 2 के पावर में 5 है और इसके पावर में 6 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, 2 के पावर में कितना हो जाएगा 30, जैसे ये रूल कहता है, ठीक है। क्योंकि पावर के पावर जितने भी होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद a के पावर में 0 हो जाता है, तो इसके पावर आपको कितने, इसकी वैल्यू जो होती है 1। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है क्योंकि इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ये आप बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर सपोज करो कि जैसे 5 के पावर में 0 है, 2 के पावर में 0 है, 1 के पावर में 0 है ना। तो इस तरह के जो आपके फॉर्म आते हैं इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ए भी कितना बन गया 1 बन गया, ए भी कितना बन गया 1 बन गया, ए भी कितना बन गया 1, क्योंकि आपको किसी ए भी तो आपके ए की तरह करता है बिहेव। ये बेस हो गया और ये पावर हो गया। अगर किसी बेस के पावर में 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, कुछ भी नहीं करना है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 1। तो इसका मतलब आपने ये सीखा है कि अगर किसी भी डिजिट किसी भी बेस के पावर में अगर 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक कंसेप्ट और भी होता है जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, a के पावर में -1। इसका मतलब होता है माइनस को हम हटाने के लिए 1 अपॉन में लगाते हैं, एक पावर में 1, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे माइनस को हटाएंगे क्या लगा आपको 1 अपॉन कर देंगे हम,
ठीक है। जैसे सपोज करो 5 के पावर में -2 है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो 1 में कितना हो जाएगा, 5 पावर में 2। कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो सेम टू सेम यहाँ भी किया था मैंने, और यहाँ भी आपको मैंने सेम टू सेम किया, ये आपको इस तरह से बन गया। तो ये अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 में कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। इसी को अगर आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 1/25 है, इसी को आपको कहेगा इसके फॉर्म में लिखने के लिए, इसके फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे तो पहले आपको क्या करना है, इसके फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1/25 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/5 के पावर में 2 लिख सकते हो, क्योंकि 25 है तो 5 या 25 आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि 5 पावर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 मत कर लेना, 5 × 5 कर लेना। तो इसको इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको जैसे ऊपर का आप लेके जाओगे ना, ये अपॉन में है, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस में होता है, तो ऊपर में क्या बन जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा -2। इसी को आप और माइनस को हटाओगे तो ये इस फॉर्म में लिखा है। तो ये आप देख लीजिए, ये था आपका बेस एंड पावर से रिलेटेड जितना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये रूल्स वगैरह, क्योंकि ये रूल्स वगैरह आपको आना चाहिए, ठीक है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ये सब कंसेप्ट होता है बेटा। अगर ये सब कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तभी जाके आपको एक अच्छी से आप सॉल्व कर पाओगे कोई भी इक्वेशंस। आजकल के टीचर क्या करते हैं कोचिंगों में कि जैसे ही एक टॉपिक उठाया, बुक उठाया, बस ये सवाल रहा उतारा और कर दिया, काम खत्म, ठीक है। तो फिर हम इस तरह सामने चलते हैं, हम चलते हैं कि सबसे पहले बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये बात समझ में आई आपको? कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बाद बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हम तरह से कंसेप्ट बता रहे थे आपको किस तरह से काम होता है। अब इसमें जैसे आपको पहचानने को रहेगा कि कौन सा स्पेसिफिक नेम होते हैं पोलिनोमियल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक मैं बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कितने बॉक्स दिख रहे हैं आपको? 2 बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, और एक बॉक्स एक दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरे बॉक्स मिला के, दोनों बॉक्स मिला के एक बॉक्स हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं आपको बताओ? इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल्स, ठीक है, जिसमें सिंगल होता है। इसी तरह से एक क्या हो जाता है आपको? बायनोमियल्स। इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो बायनोमियल हो गया, जिसमें सिंगल टर्म्स होते हैं वो मोनोमियल हो गया। कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपके 3 टर्म्स होते हैं, तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। कितने टर्म्स होंगे? 3। अब इसमें क्या होता है, 4 टर्म्स तो आपके होंगे, चार टर्म्स तो होंगे, लेकिन 4 टर्म के बाद भी और भी टर्म हो सकते हैं। वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? पोलिनोमियल में। किस में आ जाते हैं? पोलिनोमियल्स में। पोलिनोमियल में आपके मैं बताता हूँ कि ये भी आपके पोलिनोमियल हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, और ये तो खुद आपको हुआ ही।
ये सारे आपके जितने भी टर्म्स होते हैं, ये जितने भी टर्म्स आपको मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि जिसमें आपके 4 टर्म्स हों और 4 टर्म्स के बाद भी आपको कोई ज़्यादा टर्म्स आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, जितने भी 4 टर्म्स के बाद जितने कम से कम 4 टर्म्स तो होनी चाहिए। 4 टर्म्स में देखो सारे टर्म्स आ रहे हैं ना, फर्स्ट वाला भी शामिल है, सेकंड वाला शामिल है, थर्ड वाला शामिल है। तो फर्स्ट वाला भी शामिल है, सेकंड वाला भी शामिल है, थर्ड वाला भी शामिल है, तीनों तो शामिल है ही। 4 खुद का हो गया पोलिनोमियल में, और 4 के बाद के जितना भी आपका मोर देन हो जाएगा वो सारे यहाँ पर डॉट डॉट लगा देता हूँ मैं, ये सारे आपके कितने क्या हो जाएंगे, पोलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखो इसमें पोलिनोमियल्स, ठीक है, इसमें देखो ए वाले टर्म्स और ए वाले टर्म्स, ठीक है। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, क्या होता है, टर्म्स, ठीक है। और पोली का मतलब होता है मेनी। दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, मेनी टर्म्स, यानी कि जिसके मेनी टर्म्स हो जाते हैं वो सारे आपको क्या हो जाते हैं, पोलिनोमियल हो जाते हैं। कांस्टेंट का आपको लेक्चर मैंने को बता ही दिया था कि कांस्टेंट टर्म में आपके कितने हो जाते हैं, जैसे 3 हो गया, -2 हो गया, 1/2 हो गया, 5 हो गया, ये सारे कितने हो जाते हैं, कांस्टेंट में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल आपको मैंने बता ही दिया, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। वेरिएबल आपका x, y, z, p, q, r, ये सारे आपके वेरिएबल में आ जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पावर्स। ठीक है, पावर में देखो एक एक चीज़ को समझना पड़ता है बेटा। जैसे एक्स स्क्वायर के पावर में 2 होता है, एक्स स्क्वायर का पावर में 2 का मतलब ये होता है, दैट मीन्स ये होता है बेस, ध्यान से समझेंगे, ये होता है बेस और ये होता है पावर। तो आप देखोगे कि इसमें बेस और पावर का खेला होता है। ठीक है, तो इसके जो पावर का मतलब होता है एनर्जी, कितना एनर्जी है इसके पास। तो इस पर 2 एनर्जी है, मतलब कि x को कितने बार लिखना पड़ता है, 2 बार लिखना पड़ता है, x इंटू एक्स के टर्म। अगर यहीं पे x के पावर में 3 है तो कितने बार लिखना पड़ेगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल की जगह में कोई कांस्टेंट नंबर यूज़ करता हूँ, जैसे 2 के पावर में 3 है, तो कोई बच्चा क्या कर देते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा हमको, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 विल बी द आंसर। ठीक है, अब कितने बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे जानते हैं वेरी गुड, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ। उसको 2 के पावर में 3, 2 पावर में 4, 2 पावर में 5, एनीथिंग एल्स, जितने पावर होते हैं उसको हम उतने बार उसको लिखते हैं, फिर हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा कितना हो गया, 16, तो 16 हो गया यहाँ पे। तो 16 को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 के पावर में 4। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा 2 के पावर 4 को हमने तोड़ा था तो 16 आया था, तो इतना होता था। 16 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले के जैसे होगा, 2 के पावर में 4। और कहीं कहीं पे 16 लिखा हुआ है तो आप 2 के पावर में 4 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो डाउट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उसमें से भी आपको कुछ दिखा देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपको अभी मैं जितने कुछ बताया है सारी चीज़ आपको एक बार रिकॉल करके फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब सारे बातें को आपको एक बार समझना ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट आप एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाओगे, बना तो लोगे, नॉट एन इशू, बट आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। छोटे छोटे बातों के लिए आप सर को पूछेंगे, सर ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। तो इसी तरह से मैं बच्चों को पहले कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा कर दिखा देता हूँ, सारे बच्चे अपने आप कर लेते हैं। इसी तरह से मैं आप देखोगे
कि यहाँ पे मैं कंसेप्ट भी क्लियर करवाते रहता हूँ और साथ में रहूँगा और साथ में क्वेश्चंस भी करवाते रहूँगा, नोट एन इशू। क्या होता है, हम टॉपिक पे आते हैं, इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होते हैं बताओ। जैसे इक्वेशंस होते हैं आपके, आपने देखा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं लगाओगे तब तक इक्वेशन नहीं बनेगा, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कोई आप समझ लो कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब कुछ भी नहीं लिखते हैं। इक्वेशन व्हेन यू कंप्लीट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द 0 इन फ्रंट ऑफ द इक्वेशंस, देन यू कैन योर इक्वेशंस विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पे इसी इक्वेशन के साथ में मैं कुछ वेरिएबल्स ले रहा हूँ। जैसे सपोज ले रहा हूँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो देखो ये इसी तरह से बिहेव कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। चाहे प्लस माइनस यहाँ पे कुछ है अलग है, नोट इन इशू, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस सकता है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा सेम टू सेम। देखो ये एक्स स्क्वायर है आपका, ये आपका bx है, यहाँ पे अगर हम 1 लगा देंगे तो देखो ये a की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस है कोई बात नहीं, ये b है तो ये b हो गया, ये x हो गया, और ये c होता है कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट में सबसे रहता है आपका वो कांस्टेंट टर्म होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे में लगा देता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखते हैं, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आती है। आपको एग्जाम रहेगा, फाइंड द 0 ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे यही आपका क्वेश्चन है, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू कितना है आपका 0। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। अब ये क्या चीज़ होते हैं, मिडिल टर्म मेथड्स क्या होते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो टर्म्स कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। तो तीनों टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से इसमें कहेगा फाइंड द 0, आपको एग्जाम लिखा रहेगा फाइंड द 0, फाइंड द 0 लिखा रहेगा। तो अब इस इक्वेशंस को क्या करना, इसके आगे में आपको 0 पुट करना है और मिडिल टर्म की वैल्यू निकालनी है। इसमें x की वैल्यू आपको 2 वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही आपके बन जाएंगे। फिर इसको वेरीफाई भी करना होता है और मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि इसको हम निकालना कैसे है। 0 तो पुट कर लोगे नोट इन इशू, लेकिन अगर आपको यहाँ पर निकालना ही नहीं आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, तो आप कैसे करोगे। और ये होगा आपका m यानी मिडिल टर्म्स, लेफ्ट हो गया, मिडिल टर्म हो गया, राइट हो गया। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट एंड राइट को। तो लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर और 8 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर, करेक्ट। एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, और यहाँ पर 8 का जो है यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2 से लगाएंगे 2 4 जा, 2 से लगाएंगे 2 2 जा, यानी कि आपका मैजिक नंबर 3 निकला। मैं मैजिक नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी नंबर को हमको प्ले करके हमको मिडिल टर्म लाना है और मल्टीप्लाई करके कितना, आपको मैं बता देता हूँ बच्चों कि सम या माइनस करके सम, और यहाँ पर लिख लो आप सबट्रैक्ट करके आपको किसके लाना है, मिडिल टर्म के बराबर में लाना है, जोड़ घटाव करके। और आपको प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, आपको लेफ्ट एंड राइट की जो वैल्यू है आपका ये वाला इतना लाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो आपका ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो ये देखो अब ये नंबर आपका बन गया 2 2 2, 3 नंबर बन गया आपका। तो देखो क्या यहाँ पे कैसे आप प्ले करोगे कि आपको यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक है।
तो देखो 2 2 जा, इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 आ गया, एक 2 बच गया आपका। तो 4 को अगर हम 2 में से माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 2, और 4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हम कितना बचता है हमारा 8। तो मैंने आपको क्या बोला था, प्लस माइनस करके हमको मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। तो मिडिल टर्म आपको देखो 2 है यहाँ पे, तो देखो 4 में से 2 को माइनस कर तो 2 आ गया हमारा। ठीक है, इसी नंबर को प्ले करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है जैसे आप 2 से 2 को भी कर सकते हो। 2 2 जा 4, एक 2 बच गया, तो 4 और 2 ही तो बचा तुम्हारे पास, तो 4 2 में आप कर लो। आप तो इस तरह से आप करोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 बच गया, तो नंबर ही नहीं बचेगा कोई। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 नंबर को छोड़ दो, फिर देखो उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को रिलेशन देखो कि प्लस माइनस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो पहले तो फैक्टराइज कर लिया अपने, 2 2 जा 4, 3 भागों में टूट गया, 2 और 2, 2 2 जा 4 और 2, तो 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 मैजिक नंबर हमको मिल गया। कौन कौन सा, 4 और 2। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना पड़ेगा आपको कि अगर आप 4 में से 2 को माइनस करते हो, 4 में से 2 को माइनस करते हो, तो आपका जो रिजल्ट होता है वो प्लस में आता है 2, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका माइनस में। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 4 को स्टार्टिंग में लिखते हो, 2 को आप यहाँ पर लिखते हो, तब तो आपका रिजल्ट 2 आ जाएगा प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका निगेटिव। तो आपको ये भी साइन को भी देखना है। ठीक है, साइन को देखने के लिए सबसे पहले अगर देखो 2 में से 4 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट को माइनस करेगा तो आपको पता ही है रिजल्ट कितना हो जाता है, -2 हो जाएगा। बड़े डिजिट के साथ में जो माइनस आता है वो -2 लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस में आता है, ये माइनस में हो गया और ये प्लस में हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -8। तो आपको ये -8 भी आना चाहिए, ये देखो माइनस, ये -8 भी आना चाहिए इसी से। अब यहाँ पे देख रहे थे अगर 4 में से 2 चला जाता तो माइनस में तो आ जाता, नोट इन इशू, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम माइनस को प्लस या प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा माइनस में आता है। ठीक है, माइनस में आ जाएगा, लेकिन हम जब प्लस माइनस करते हैं तो वो सिनेरियो हमारा गलत हो जाता है। उसमें 4 में से 2 बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करते हैं, बड़े डिजिट के साथ के साइन आता है, इसलिए +2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 है, तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो इसलिए 2 को आपको स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा, 4 को एंड में रखना पड़ेगा मिडिल टर्म में, और x और x लगाना ही पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे आते हैं, बैक टू द वर्क। x² आपका रहेगा, फर्स्ट टर्म तो रहेगा आपका। ठीक है, इस फर्स्ट टर्म को आपको क्या करना है, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस में 2x और माइनस में 4x कर दिया हमने। इसके बाद करने के बाद यहाँ पर हम क्या -8 है, हमारा -8 लिखेंगे 0। बस इस दोनों टर्म को, इस मिडिल टर्म को हमको इतने में लिखा हमने। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने। फिर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे। ये बात को ध्यान रखना। x² + 2, तो इस दोनों में देखो x से कॉमन का मतलब होता है तो दोनों में सिमिलरिटी होती है, वो कॉमन होता है। जैसे देखो कॉमन चीज़ को बताने के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जैसे ये देखो, एक कमरा है, ठीक है, और एक बीच का एक वॉल है, क्या है, दीवार है। तो एक कमरा एक है, एक कमरा ये है, तो इस कमरे के लोग भी इस दीवार को यूज कर रहे हैं, इस कमरे के लोग भी इस दीवार को यूज कर रहे हैं, मतलब कि एक ही कमरे में एक दीवार दोनों को यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा शेयरिंग, यानी ये हो जाएगा कॉमन। क्या हो गया, कॉमन। तो इसमें आप देख रहे हो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये दोनों जो है आपका सेम टू सेम चीज़ों को यूज कर रहा है। एक्स को यहाँ भी यूज हो रहा है एक्स, और एक यहाँ भी यूज हो रहा है, तो दोनों एक्स को यूज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक एक्स को हम क्या कर लेते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो गया, x² मतलब कि 2 बार x हो गया, तो एक x को हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे x को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप ध्यान में देना। यहाँ पे आपको एक x बनेगा, क्योंकि आपने 2x था तो एक x निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक x। प्लस है तो प्लस। अब देखो इसके साथ फिर आपने एक x, तो इस दोनों के साथ कॉमन है, तो एक x आपने निकाल लिया, एक x आपने निकाल के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस। अब 4 और 8 है, तो 4 और 8 में आप देखोगे कि
अगर हम 4 को कर लेते हैं तो 4 को मल्टीपल पढ़ना पड़ेगा आपको, कितने बार में 8 होता है वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि 4 और 8, क्योंकि 4 का टेबल में 8 भी होता है और 4 भी होता है। ठीक है, तो 4 को, क्योंकि x तो एक ही है तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन 4 जो है वो आपको 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो जो आपको देखो एक घर में 2 चीज़ आ गया, तो एक घर में भी 2 चीज़ आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप 4 लोगे तो 4 लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, x बच जाएगा। और अगर यहाँ पे आप माइनस रखते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा कि माइनस बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ आपको प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी देखना पड़ता है, क्योंकि माइनस में से अगर आप माइनस को कॉमन लगो तो पॉजिटिव जाओगे, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा इक्वल टू 0। ये वाले जो टर्म्स होते हैं ब्रैकेट के, वो दोनों सिमिलरिटी होनी चाहिए, सिमिलर होना चाहिए एक दूसरे से। अगर नहीं सिमिलर है तो आपका गलत है। एक x हो गया और ये -4 हो गया, तो x -4 हो गया और एक बन गया आपका x + 2 बन गया इक्वल टू आपका 0 आपका यहीं पे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि x -4 इक्वल टू एक बार 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू जब निकालोगे तो ये -4 इधर चला जाएगा, आपको पता ही है, बाउंड्री को उधर जाता है तो साइन के साथ चला जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और एक आपका कितना था, x + 2 था इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी इधर चला जाएगा, तो कितना बनेगा, x इक्वल टू आपका -2। तो x की आपकी 2 वैल्यू निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, x की 2 वैल्यू निकल के आ रही है, एक तो +4 और ये आपकी -2, यही निकल के आ रहा है ना आपका। ठीक है बच्चों, एक कंसेप्ट और भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे x², यही क्वेश्चन था आपका -2x - 8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखो, कंपेयरिंग विथ x² + bx + c के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, x² + bx + c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ए बी सी छांटोगे दोनों में से, इस इक्वेशन में से हमको ए बी सी छांटना है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, बी इक्वल टू कितना है -2, क्योंकि इसके आगे में देखो, इसके आगे में ये हो गया तो ये बी, इसको कंपेयर करें। ठीक है, तो बी इक्वल टू आपका -2 हो गया, और सी हो गया आपका ये पूरा, सी कितना हो गया -8। तो आपने देखा ए बी सी और छांट लिया आपने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करने के लिए 2 चीज होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज में क्या होगा आपका, आपको देखो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज में आपको देखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा वही आपको जो दो एक्स की वैल्यू जो दो आपको मिडिल टर्म के स्प्लिट करने में जो निकला था, ठीक है, वही आपका अल्फा और बीटा होता है, और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे एक्स की 2 वैल्यू निकलती है ना, तो वही आपकी अल्फा और बीटा हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है -b/a। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसकी जो वैल्यू होती है c/a में। ये दोनों वैल्यू का ये फॉर्मूले को याद रखोगे तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे हमको बनाना है, सिखाना है आपको। ठीक है, इसमें देखो कि अगर सपोज करो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लें, तो आपको ये वाला वैल्यू मत डालो। ठीक है, वेरीफाई करना है हमको। तो LHS में आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो आपको देखो यहाँ पर 2 वैल्यू निकला था, अल्फा -2 और 4 निकला था, -2 और 4 निकला था। अब इसमें देख लो एक बार, तो -2 + 4, ये हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। इस दोनों को प्लस कर लो, सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा 2 निकल गया आपका। इसके बाद एक होता है आपका राइट हैंड साइड में -b/a। ठीक है, तो -b/a, तो -b कितना आपका -2, और a की वैल्यू कितना आपका 1, तो ये आपका हो जाएगा आपका -2।
समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों वैल्यू को, इसको हमको सॉल्व भी करना है। आपको बताता हूँ आपको, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा कर दिया, आपको अल्फ़ा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये दो वैल्यू है आपका -2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, हो जाएगा -8, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा को अगर हम सी अपॉन में करते हैं यहाँ पे, जैसे इसको मैंने यहाँ पे किया था, तो इसको इस तरह से करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको सी अपॉन में, तो सी की वैल्यू कितनी है आपकी -8 और एक वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा आपको -8, ठीक है। तो देखो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया इसकी वैल्यू, तो ये दोनों आपको दोनों सिमिलरिटी मिल गया, ठीक। और यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ भी आपने निकाला था, तो वैल्यू आपको माइनस बी है, तो एक माइनस में बताना भूल गया था, क्योंकि यहाँ एक बार ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि माइनस बी है, तो माइनस बी तो आपका एक फार्मूला में ही है, ठीक है, ये वाला माइनस, ठीक है। और एक माइनस आपको यहाँ भी लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये माइनस लगा हुआ है, तो दो माइनस लग जाएगा, तो दो माइनस लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये बात को मैं बताना भूल गया था, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर लेंगे। तो एक ए वैल्यू निकल गया, एक ए वैल्यू निकल गया, दोनों का वैल्यू 2 और 2 आ रहा है, तो वेरीफाई भी हो गया आपका, ठीक है, कि इसकी ये सही वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है, सही होता है, करेक्ट। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी, तभी पता चलेगा कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन में ए होता है। ये दोनों की वेरीफाई है। अल्फा प्लस बीटा का भी वेरीफाई है और अल्फा इंटू बीटा की वेरीफाई यहाँ पर हमने कर लिया, किससे, जो हमारे मिडिल टर्म के जो क्वेश्चन निकाला था उससे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका LHS, जैसे आप सपोज करो ये LHS हो गया, तो यहाँ पे आपका RHS हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा डेमो क्लास का लेक्चर 1 पोलिनोमियल का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में लाएंगे डेमो क्लास लेक्चर 2 क्लास 10th का और भी कंसेप्ट और भी चैप्टर के, ठीक है। तो उस वीडियो को अभी आप देख लेना। इसी तरह से मैं आपको 3 वीडियो लाऊंगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 क्लास 10th के मैथ का। इस तीनों वीडियो को देख के आप डेमो क्लास से रिलेटेड जितना भी आपकी क्वेरी होती है आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी कंसेप्ट जो जितना मैं बता रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है आपको, तो एक बार आप ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको कोचिंग में आके पढ़ना है तो हमारे कोचिंग का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वहाँ पे आपको आके आप लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।